पंचायतों में ओबीसी आबादी के आधार पर आरक्षण के लिए काम कर रहे 3 सदस्यीय ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ सकता है। आयोग का 31 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। आयोग की आरक्षण सिफारिशों के आधार पर ही आगामी पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि अभी आयोग के कार्यकाल विस्तार के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं राज्य चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की ओर से पंचायत मतदाता सूची 2025 के लिए संशोधन प्रक्रिया जारी है। इसमें 20 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, पंचायती चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। अलग अलग लेवल पर ये प्रक्रियाएं की जा रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है, जिसको लेकर पहले ओबीसी आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसी के आधार पर आरक्षण तय होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। हमारे साथ विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद जी, जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो चुका है। 9 जनवरी 2024 को यह कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी विधानसभा के बाद ही ये चुनाव होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं धीमी होती हुई नजर आ रही है। और आज जो ये खबर है कि भाई ओबीसी की जो आयोग है, जो कमेटी बनाई गई है रिपोर्ट देने के लिए, उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि पंचायती राज का कार्यकाल जो है खत्म हो चुका है और उसमें जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसमें दिक्कत आ रही है। जब पंचायतें नहीं रहती हैं तो काम कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। और कल ही पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 90 दिनों के भीतर अगर चुनाव नहीं करवाए गए तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप बात नहीं कही आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। वो अर्बन लोकल बॉडीज में भी है और पंचायती राज में भी है। ठीक है, वो आरक्षण देने के लिए सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग का टेन्योर जो है 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। आयोग ने ये रिपोर्ट देनी थी कि कितने प्रतिशत आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जा सकता है। आयोग को ये भी पता करना था कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, लेकिन अभी तक 31 दिसंबर तक वो इस पे बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं और ओबीसी का डाटा अवेलेबल नहीं है। और इसके चलते अभी आयोग को और एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि 2 महीने का एक्सटेंशन जो है आयोग को किसी भी वक्त दिया जा सकता है, ताकि आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे। अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसी के बाद ही, आयोग की रिकमेंडेशन आने के बाद ही पंचायती चुनाव भी होंगे और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के भी। जी शीतल। बिल्कुल विनोद जी, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बुनियाद पंचायत से होती है और पंचायती चुनावों के बाद जो वहां पर प्रतिनिधि आते हैं उनसे होती है। जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चुनाव करवाने, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हो और वहाँ पर जो विकास का सिलसिला है वो आगे बढ़े। यहाँ पर जो आरक्षण है ओबीसी के तहत या ओबीसी के अंतर्गत, उस आरक्षण का कितना लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है और जो वर्गीकरण होता है, जो अलग अलग वर्ग होते हैं, उनको कितना लाभ होगा, उनके सशक्तिकरण को कितना जो है वो यहाँ पर जो है वो बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि हर वर्ग को अपने सशक्तिकरण का मौलिक अधिकार रहता है कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और राजनीतिक तौर पर अगर वो सशक्त होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पूरे वर्ग का कल्याण होता है। और ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं है। ओबीसी वर्ग लगातार इस बात को लेकर के संघर्षरत है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। उस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही आयोग भी गठित हुआ है। अगर आयोग की रिकमेंडेशन आती है और कितने फीसदी आरक्षण उनको मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है कि कितना ओबीसी वर्ग कितना सशक्त होगा। ये उस पर डिपेंड करता है जो ओबीसी आयोग की रिकमेंडेशन आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलती है तो राजनीतिक तौर पर वो वर्ग जरूर सशक्त होता है। बिल्कुल विनोद जी, जब ये कार्यकाल खत्म हो चुका था उस समय जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, चुनी हुई सरकार बनी। अब क्या इन प्रक्रियाओं में या कुछ नियम बदले हैं, कुछ और चुनौतियां होंगी अब, या फिर सरकार के पास ही ये शक्तियां होंगी, खासतौर पर पंचायती राज सिस्टम को आगे बढ़ाना और उसको सशक्त करना? हाँ शीतल, एक बड़ी बात यह है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में एक बिंदु हमारे यहाँ लागू नहीं था। ठीक है, वो ये था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, वो नहीं था। अभी रिसेंटली, इससे पहले के शर्मा थे जो एडवाइजर रहे थे, एलजी के गवर्नर के एडवाइजर थे, उनको पहला
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। अब उसके बाद BR शर्मा, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी टू JNK, वो IAS अधिकारी हैं, वो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू प्रोविंस, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनकी अगुवाई में ही, उनकी अध्यक्षता में ही ये चुनाव होने हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी पहली मर्तबा एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायती चुनाव करवाएगी, अपने पहली मर्तबा ऐसा होने, इसलिए उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये चुनाव किस तरीके से। लेकिन क्या सरकार का भी कोई दखल इन चुनाव में रह सकता है, इस प्रक्रिया में रह सकता है? देखिए, चुनाव में सरकार का दखल नहीं रह सकता है, लेकिन आप देखिए BDC और DDC चुनाव जो लास्ट टाइम हुए थे वो राजनीतिक आधार पर हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर हुए थे। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होता है। यानी अब BDC के इलेक्शन होंगे, DDC के इलेक्शन होंगे, तो हर एक पार्टी चाहेगी, BJP चाहेगी कि वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, NC चाहेगी, PDP चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, तो उसमें सरकार का दखल हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट है, NC में 42 सीट्स NCs की है, 29 सीटें BJP की है, तो उसमें दखल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंचायती चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन यहां पर OBC के आयोग जो बनाया गया था ताकि उनको आरक्षण दिया जाए, उस आयोग का काम था रिपोर्ट इकट्ठा करना, उस आधार पर OBC का जो आरक्षण है वो तय होगा। हालांकि वो अभी तैयार नहीं है और अब OBC जो आयोग बनी है, OBC को लेकर, आरक्षण को लेकर जो आयोग बना है, उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।